नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और मैं आपका स्वागत करता हूं उड़ान इन्फिनिटी पर, जहां आप और मैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और जिस एग्ज़ाम को हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वो एग्ज़ाम है बिल्कुल नज़दीक में जो आ गया है एयरफोर्स का एक्स ग्रुप। एयरफोर्स का एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप ये दो अलग अलग एग्जाम होते हैं, जिसमें एक्स ग्रुप में टेक्निकल ग्रेड होता है, फिजिक्स आती है, वहीं वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल ग्रेड होने के कारण उसमें फिजिक्स नहीं आती है। बट कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एक्स और वाई ग्रुप दोनों को भरते हैं, तो वहां पर उस वक्त ऐसे बच्चे जो एक्स और वाई दोनों ग्रुप को भर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो बात रही एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में कि कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर क्या अगर मैं वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा हूँ तो भी क्या मुझे फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी है। भाई अगर आप सिर्फ वाई ग्रुप की बात करें तो आपके लिए फिजिक्स पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट हाँ अगर आपने एक्स और वाई दोनों भर रखे हैं तो आपको फिजिक्स पढ़नी होगी। अब यहाँ पर दूसरा बहुत अहम सवाल जो मेरे से अभी कुछ लोगों ने पूछा, बच्चे पूछ रहे हैं सर ये बताएं कि जो फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स कौन सी होगी, उसका क्या लेवल होना चाहिए, कौन सी बुक आप हमें रेफर करना चाहते हैं। तो देखो, अगर हम लोग वेबसाइट पर जाएंगे एयरफोर्स की तो वहां पर जो सिलेबस फिजिक्स का दे रखा है वो क्लियरली बिल्कुल क्लियरली दे रखा है, उसमें जो सारे टॉपिक क्लियरली मेंशन्ड हैं। अगर आप 11th और 12th की फिजिक्स की कोई भी किताब उठाकर देखेंगे तो उसमें सीबीएसई की ले लें, आप एनसीईआरटी की किताब ले सकते हैं, तो उसमें आप क्लियरली देखेंगे वो सारे टॉपिक मेंशन हैं जो उन्होंने एयरफोर्स ग्रुप के वेबसाइट पर दे रखा है कि जो फिजिक्स में पूछा जाएगा। क्लियरली कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि टिपिकली जो आपके टॉपिक्स हैं वो 11th और 12th वाले टॉपिक हैं, कोई भी माइनस नहीं हुआ है, कोई भी ऐड नहीं हुआ है। दूसरी बात, लेवल क्या होगा। देखो लेवल क्या होगा इसमें, अगर आपने 11th-12th में फिजिक्स को पढ़ा है और आपने अच्छे से उसको समझ के पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अपना सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आप वेबसाइट पर या आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम जो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको और कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आपने फिजिक्स को काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, 1 साल का 2 साल का ब्रेक हो गया, तो आपको ज़रूरत है थोरोली सब चीज़ों को रिवीजन करने की। लेवल क्या रहता है, लेवल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल वहाँ पर मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें वनडे एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम्स में जैसे कि आपका एसएससी आ जाता है, आपके रेलवे आ जाते हैं, उनसे लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, इनफैक्ट काफ़ी हाई रहेगा, क्योंकि उन एग्जाम्स में देखें फिजिक्स के क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी लिमिटेड होती है, जबकि यहाँ पर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उनकी जो संख्या है वो 25 फिक्स है। 25 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल की संख्या होगी वो कम से कम 5 से 7 रहेगी, इसलिए न्यूमेरिकल पे भी हमें फोकस करना है। हालांकि जो भी हमसे न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछे जाएंगे वो न्यूमेरिकल आसान रहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको अपना मैथ्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उस न्यूमेरिकल को आप उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ वो बातें हो गई जो बच्चों ने मेरे से पूछी थी। अभी मैं आपको सीधे लेकर चलता हूँ एक टॉपिक पर और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस टॉपिक को, और आप ये देखें कि किस तरीके से, किस प्रकार से हमें यहाँ पर एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स को पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले हम लोग जनरली इसको पढ़ते हैं और मैं इसको कहूँगा यहाँ पर मोशन। थोड़ा सा ठीक है, अभी अभी एकदम परफेक्ट है। मोशन, मोशन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गति। भाई लंबा चैप्टर है फिजिक्स, जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तब ये चैप्टर को सबसे पहले पढ़ा जाता है, मोशन या गति। बिल्कुल बेसिक है फिजिक्स का, इसमें हम लोग यहाँ से ही फिजिक्स को पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो मैं भी आज आपको मोशन की सैर पर लेकर चलूँगा इस चैप्टर में। हालांकि हम इसको जब कंप्लीट करते हैं तो इसमें करीब 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, ये एक दिन में कंप्लीट होने वाला चैप्टर नहीं है। बट मैं आपको इसका
जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है आज उसका पूरा एक पिक्चर क्लियर करूंगा। तो इस चैप्टर में हमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहाँ पर जो मेरी स्ट्रैटेजी है आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने की, वो स्ट्रैटेजी को मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। मैं देखो, मेरे दिमाग में एक बात क्लियर है कि मैं जो पढ़ाई आपको करा रहा हूँ वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए है। अब यहाँ पर एक्स ग्रुप का मतलब है कि वही बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे जिनके पास 11 12 में साइंस थी, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपके जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स के वो क्लियर हैं। हालांकि मैं आपको पूरा शुरुआत से ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, बट फिर भी मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर है कि भाई मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं उनका उनका फिजिक्स का बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ऐसे में मेरी जो स्पीड होगी या मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा ये उन बच्चों के लिए ही होगा जिनके मुझे पता है जिनके पास बेसिक क्लियर है, तो मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, ये मैं जो कंटेंट आपको देने वाला हूँ ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर मैंने अपने हिसाब से अरेंज की हैं, ये बिल्कुल बुक वाले तरीके से नहीं होगी जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले यूनिट्स पढ़ते हैं, डायमेंशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग मोशन पढ़ते हैं इन वन डायमेंशन, फिर हम मोशन पढ़ते हैं सेकंड डायमेंशन, फिर बाद में कहीं जाके फोर्स आता है, फिर ग्रेविटेशन आता है। अब मुझे ये बात पता है कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपके पास बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो मैं इसका फ़ायदा लेने वाला हूँ और यहाँ पर मैं मोशन को बिल्कुल अपने ही तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए ज्वाइन कीजिए और आराम से बैठिए, देखिए बातों को, समझिए। और आज ज़्यादा मैं आपको स्ट्रेस नहीं दूंगा, आज सिर्फ हम समझने वाली बातें कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्या क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई। मोशन में आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ संबंध क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, और जब बात वेलोसिटी की आएगी तो हमें पता होना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। स्पीड की बात हो रही है तो क्लियरली हमें समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो डिस्टेंस भी पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, थोड़ा सा आज वेक्टर्स भी समझेंगे। और हमारे पास होगा मोमेंटम, न्यूटन के लॉज का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे, और अगर हमारे पास समय रहा तो डिस्कस और कर लेंगे हम थोड़ा मास और वेट के बारे में। तो आज वाले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ, और अगर मैं ये सारी चीज़ें आज ही वाले लेक्चर में डिस्कस कर पाता हूँ तो ये समझ लीजिए कि हमने मोशन को 75% कंप्लीट कर दिया। ये मेजर मेजर बातें हैं, इसके बाद जो फिर जो बाकी बाकी बातें बचती हैं वो फिर इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित हैं, ये हमारा बेस है। अगर हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और हमारा जो समझ है इन चीज़ों पर बेहतर हो जाती है तो हम बाकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। फिर इसके बाद बच जाता है सर्कुलर मोशन, बच जाता है इसमें। सर्कुलर मोशन में आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर वहाँ पर हम लोग जो अलग वेरिएबल्स होते हैं, जो एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं, बट ये हमारा बेसिक है। तो शुरू करते हैं मोशन को। तो मैं, आप चाहें तो इस पे एक नज़र डाल डाल सकते हैं, उसको उतार सकते हैं, मैं आपको बाकी आगे लेके चलता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोशन की। मैंने क्या करा है, मोशन को यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और मैंने यहाँ बनाया फोर्स, मास और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्वरण, मास जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, फोर्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बल। तो ये जो तीन चीजें इस वक्त आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं, जिसको मैं कहता हूँ फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इन तीनों की हम लोग डिटेल में पढ़ाई करते हैं मोशन में, और ये तीनों ही वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
अगर आप मेरी ना माने तो आप न्यूटन साहब को सुने, न्यूटन साहब की माने। न्यूटन साहब ने भी आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर आप किसी वस्तु की गति को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर आप इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, तो आपके लिए उसके मोशन की जो पढ़ाई है करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग भी क्या करने वाले हैं, इन तीन चीज़ों को आज पढ़ने वाले हैं कि भाई फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले फोर्स के साथ से। बल, भाई फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। तो फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि भाई फोर्स यानी कि कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं पुश और पुल। पुश यानी कि मैं जब किसी चीज़ को धक्का देता हूँ, पुल यानी कि जब मैं किसी चीज़ को खींच रहा होता हूँ। ऐसा करने से ऐसा करने से यानी किसी वस्तु पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु क्या होगी, या तो मोशन में आ जाएगी, या अगर वो मोशन में है तो फिर वो मोशन से रुक जाएगी। तो फोर्स क्या काम करेगा, फोर्स ये करता है कि या तो किसी को मोशन में ले आएगा या फिर उसको मोशन से बाहर ले आएगा, यानी कि उसको रोक देगा। ये काम होता है हमारा फोर्स का। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम फोर्स को आगे अगर लेकर जाएंगे तो फिर टाइप्स ऑफ फोर्स आ जाता है कि भाई कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। जो फोर्स की टाइप है देखो वो चार हैं, जो मेजर हैं, जो मेन है वो सिर्फ चार हैं। वो कौन कौन सी हैं, इसमें मैं आपको बताऊं। जो सबसे पहले आता है दैट इज ग्रेविटेशन। इसके बाद दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जिसे आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय। ये गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये विद्युत चुंबकीय हो गया। और और तीसरा वाला है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा कौन सा है, तीसरा तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारे हमने फोर्स को चार कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से आ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण है, विद्युत चुंबकीय बल है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज ये वो फोर्सेज होते हैं जो एक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो जो फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आपस में बांधे रखता है और न्यूक्लियस को स्टेबल कर देता है, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इसके बारे में। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, तब आप कहेंगे जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर दो प्रकार के होने वाले हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स भी है। तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है दुनिया का। वहीं अगर इसके बिल्कुल विपरीत सवाल आ जाए, सवाल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई मुझे बताएं कि दुनिया में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे कमजोर बल कौन सा है, तब आप कहेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ये वर्ड का नहीं, ये यूनिवर्स में अभी तक हम लोगों ने जो एक्सप्लोर करा है, हमने देखा है कि उसमें सबसे कमजोर बल है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशन। तो इंपॉर्टेंट बात है। तो ये फोर्स के हमारे पास क्या हो गई, चार टाइप आ गई। अभी ये जो आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, और मैं अभी इनको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है जी। ओके। अच्छा, वापस आ जाते हैं फोर्स पर। तो अब मैं कुछ आपको और बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा। अभी फोर्स को एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। तो मैंने कहा कि आप ऐसा कुछ मान लें कि सपोज़ मेरे पास ये मार्कर है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बोर्ड पर लिखने के लिए। मैं अभी 2 मिनट के लिए आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी में आप इसको मार्कर ना समझें, आप समझें कि मेरे हाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट पे मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। ऐसा करने से भाई होता क्या है, क्योंकि अभी हमने फोर्स को ये तो पढ़ लिया कि भाई फोर्स क्या है, बट अभी हमें फोर्स को पढ़ना है मोशन के रेफरेंस में कि भाई इसका और इसका आपस में क्या संबंध है। तो इसमें कुछ केसेस बनेंगे, वो केसेस मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारे बड़े काम के हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैंने क्या करा, दूसरे फोर्स से, दूसरे ऑब्जेक्ट से फोर्स लगाऊंगा। ये वस्तु अभी विश्राम पर है, रेस्ट पर है, रेस्ट चल नहीं रही है। तो मैंने क्या करा, इस पे लगा,
दूसरे ऑब्जेक्ट से फोर्स लगाऊंगा। ऐसा करने से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा भाई, ये चलने लगेगा। अभी तक रुका हुआ था, ये चलने लगा, इसकी स्पीड 0 थी, मैंने फोर्स लगाया, स्पीड बढ़ गई 10 20 30 40 50। जैसे इसकी स्पीड 50 पर आ जाती है तभी मैं क्या करता हूँ, इस पर से फोर्स हटा देता हूँ। अब ध्यान से बैठ जाएं और ज़रा सोचें इस बात को गौर से, और मुझे बताएं कि जब मैं इस पे से फोर्स हटा देता हूँ तब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है अब ये क्या करने वाला है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है अगर आप इस पे से फोर्स हटा देंगे तो ये रुक जाएगा। कुछ लोग कहते हैं अचानक रुक जाएगा, कुछ का कहना होता है कि धीरे धीरे रुक जाएगा, कुछ कहते हैं नहीं नहीं सर ये तो चलता रहेगा, कुछ कहेंगे सर स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने हमें दिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या दिया हमको, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम। और न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहता है, न्यूटन का गति का पहला नियम ये कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई वस्तु है, वो रेस्ट पर है, वो विश्राम पर है, वो रेस्ट पे ही रहेगी, वो विश्राम पर रहेगी, वो खुद से नहीं चलने वाली, बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। बट अगर आप चाहते हैं कि वो वस्तु चले तो उसको चलाने का एक ही मात्र तरीका है, वो ये है कि आप उस पर फोर्स लगा दें। तो हमने क्या करा, उस पर फोर्स लगाया। अब ऐसा करने से वो वस्तु चल पड़ेगी, भाई उसकी स्पीड बढ़ गई। फिर जब आपने उसके ऊपर से फोर्स हटा दिया तब उसके आगे क्या होगा, ये न्यूटन ने अपने पहले नियम के दूसरे हिस्से में बताया है। और उसने हमें क्या बताया दूसरे हिस्से में, उसने हमें ये बताया कि अगर कोई वस्तु गति में है यानी कि चल रही है, और अगर आप उसके ऊपर कोई बल नहीं लगा रहे हैं तो वो अपनी ही गति में चलती रहेगी, वो रुकने भी नहीं वाली है। यानी कि अगर आप वस्तु को रोकना चाहते हैं तो एक ही तरीका है उसको रोकने का कि आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स के वो रुकने भी नहीं वाली है। ये हमारा न्यूटन का पहला नियम है। कंप्लीट नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विश्राम पर है, रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पे ही रहती है, और अगर कोई मोशन में है तो मोशन पे ही रहती है। याद रखेंगे ये वो कह रहा है तब जब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स एक्ट ना कर रहा हो। यानी कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है अगर हम ये मान लें कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, ना कोई ग्रेविटी है, ना कोई एयर का प्रेशर है, ना ही ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के संपर्क में है, तब हम ये बात कह सकते हैं कि भाई मैं इसके ऊपर फोर्स लगाया था, इसकी वजह से चलने लगा, फिर जब मैंने इस पे से फोर्स हटा दिया तो अब न्यूटन के पहले नियम के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट अपनी गति में बना रहेगा। यानी कि अगर इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही बनी रहेगी, थ्रू आउट बनी रहेगी। अच्छा, ये हमारा हो गया पहला केस। इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट को रोकना चाहता हूँ तो मैं दूसरी बात कहूँगा। भाई दूसरी बात क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी वस्तु रुकेगी कब, तो उसको रोकने का क्या तरीका है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, आप इस पर विपरीत दिशा में फोर्स लगा दें। ऐसा करने से वस्तु जो चल रही थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो आपकी 0 पर आ जाएगी, रुक जाएगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात, फोर्स क्या कर सकता है, तीसरा वो ये काम कर सकता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो फोर्स लगाने से इसकी स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, फोर्स लगाने से इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, तो हम उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। तीन बातें हो गई। चौथी बात, भाई मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं और ऐसा करने से उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो बदल जाए। तो दिशा बदलने के लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक अच्छा सवाल बन रहेगा यहाँ पर, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स ऑब्जेक्ट की दिशा बदलेगा। तो मोटा मोटा देखें तो फोर्स यहाँ पर चार काम कर रहा है। पहला काम, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, चलने लगा यानी कि मोशन में आ गया। दूसरा काम, मोशन में था, रेस्ट में आ गया। तीसरा क्या किया, तीसरा हमने उसकी स्पीड को चेंज किया। चौथा क्या किया, चौथा हमने उसका डायरेक्शन को चेंज किया। तो देखो यहाँ पर एक एक सिंपल सा हमने रिलेशन बना लिया मोशन, फोर्स, स्पीड और डायरेक्शन के बीच में। तो बातों को सुनते रहना, थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई फोर्स क्या कर रहा है, तो फोर्स के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर वस्तु विश्राम पर है, देन इट में स्टार्ट मूविंग, तब वो हो सकता है क्या कर जाए, चलना शुरू कर दे। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट किस में है, इफ ऑब्जेक्ट
इज एट रेस्ट, अगर वस्तु सॉरी मोशन में है, गति में है, तब वो क्या कर सकता है, इट में स्टॉप, तब वो रुक सकता है। अच्छा, और फोर्स क्या कर सकता है, वी कैन ऑल्सो चेंज इट्स स्पीड, उसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा भी बदल सकते हैं। ये चारों बातें मैंने आपको बोली थी, आप बोर्ड पर जो लिखी हुई हैं चारों बातें, इनको एक बार ज़रा नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो अगेन फोर्स के बारे में ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो सिर्फ यही तीन काम होंगे, यही चार काम होंगे, और आप देखेंगे कि ये पूरे काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ाता रहूँगा, मैं ग्रेविटेशन तक पढ़ाऊँगा आपको। मगर कहीं भी हम पांचवी बात नहीं कर रहे होंगे फोर्स से रिलेटेड, बस यही चार बातें कर रहे होंगे हर जगह पर। फोर्स क्या करेगा, कोई चल रहा है तो उसको रोक देगा, कोई रुका हुआ है तो उसको चला देगा, किसी की स्पीड बदल देगा, किसी की डायरेक्शन बदल देगा। इसके बाद पांचवी बात नहीं करने वाले हैं थ्रू आउट हमारा 11वीं क्लास का फिजिक्स में, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसको अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं ये वाला हिस्सा नीचे से हटा देता हूँ, अब इसकी फिर अभी हमें ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड। तो अब आ जाते हैं, हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। और एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, तो एक्सेलरेशन के बारे में हम जानते हैं, इट इज द रेट ऑफ, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा तो ये बन जाएगा वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन डिनोट किया जाता है ए से, और ये बन जाता है डी बी अपॉन डी टी। डी बी अपॉन डी टी का क्या मतलब है कि बहुत छोटा सा चेंज वेलोसिटी में बहुत ही छोटे से समय के अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी बी अपॉन डी टी कहते हैं। डी बी अपॉन डी टी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये सिंपल सा आपका एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो गया कि भाई जो आपका वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, किसमें, रेट में देखेंगे, रेट में आएगा यहाँ पर टाइम। तो ये तो हमारी बात हो गई एक्सेलरेशन की। अब मैं आपको जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है वेलोसिटी, कि भाई ये वेलोसिटी क्या होता है। एक्सेलरेशन को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी की दर में बदलाव, मगर मुझे वेलोसिटी तो क्लियर ही नहीं है, वेलोसिटी तो अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं है। तो 2 मिनट क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी को समझते हैं, उसके बाद वापस आएंगे हम लोग एक्सेलरेशन के पास। तो व्हाट इज वेलोसिटी, इधर लिख देता हूँ। वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो हमने वेलोसिटी से पूछा भाई भाई वेलोसिटी इसका क्या काम होता है, तो हमें जानकारी मिली कि वेलोसिटी दरअसल हमें दो जानकारी देती है। एक हमें पता चलता है किसी की स्पीड के बारे में, और एक हमें उससे ये पता चलता है कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो वेलोसिटी दरअसल हमें दो जानकारी देता है, क्या, कि किसी की स्पीड कितनी है और वो कौन सी दिशा में जा रहा है। जैसे कि भाई मैं एक दिन मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, मेरे से आपने फ़ोन करके पूछा भाई सर आप कहाँ जा रहे हो, तो नहीं, पहले आपने मेरे से पूछा, हाँ चलो ऐसे बता देता हूँ आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा जी मैं दिल्ली से निकला हूँ और मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ये आपको मेरी डायरेक्शन आ गई कि मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूँ। अब मेरे से आपने पूछा अच्छा सर ये भी बताओ कि आप कितनी स्पीड से चला रहे हो मोटरसाइकिल। तो मैंने कहा जी मेरी जो मोटरसाइकिल की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। तो अब आप देखो आपके पास यहाँ दो जानकारी आ गई कि मैं जा कर रहा हूँ और मैं कितनी स्पीड से मूव कर रहा हूँ। अब ये दोनों जानकारी मिलकर क्या बनाती हैं, वेलोसिटी बनाती हैं। तो वेलोसिटी में दो पार्ट्स हैं, व्हाट इज योर स्पीड एंड व्हाट इज योर डायरेक्शन। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें जो मिल जाता है वेलोसिटी। आसान सी बात है।
अच्छा, अब इसमें मैं आपको क्या करूं, अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस चीज़ को, मैंने आपसे कहा कि अब आप ऐसे समझ लो कि अगर आपको वेलोसिटी समझ में आ गई है तो अब आप मुझे क्या बता सकते हो, अब आप मुझे क्लियरली बता सकते हो कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में बदलाव है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो है आपस में संबंध है। क्या संबंध है, सीधा सीधा कि अगर इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है, चेंजेस आते हैं, तो उसी उस बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, उस बदलाव को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने कहा एक कोई सर्कुलर ट्रैक है जिस पर कोई एक व्हीकल है जो भाग रहा है। सपोज कोई फरारी है जिसकी स्पीड है इस वक्त 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फरारी भाग रही है, गोल 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 इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक में भाग रही है, भागे जा रही है। स्पीड इसकी एग्जैक्टली सेम बनी हुई है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं या आसान सा सवाल पूछ लेते हैं कि भाई आप मुझे बताएं कि क्या ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है, क्या ये त्वरित चाल है। तो भाई एक्सेलरेशन कब होगा, एक्सेलरेशन तो तब होगा जब वेलोसिटी में कोई चेंजेस आएंगे। तो आप मुझे देखकर बताएं क्या यहाँ पर वेलोसिटी बदल रही है, क्या यहाँ पर वेग में परिवर्तन है, क्योंकि वेग में परिवर्तन है तभी कहूँगा एक्सेलरेशन है। तो आप इसे देख के बताएं। तो क्लियरली इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से चल रहा है, इसकी स्पीड में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, मगर उसकी दिशा सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है, दिशा उसकी लगातार बदल रही है। और अगर आप इसको इस तरीके से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन और दूंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लगाया जाएगा तो उसमें चार तरीके के बदलाव पैदा कर सकता है। क्या क्या मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास कोई है, मैं इस पर फोर्स लगाऊं तो ये चलना शुरू कर देगा। भाई ऐसे में इसकी स्पीड बदल जाएगी, अभी ये 0 पे था 50 पे आ जाएगा। तो फोर्स लगाने की वजह से इसमें इसका वेलोसिटी बदल गया, वेलोसिटी बदल गया यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसमें एक्सेलरेशन हुआ। सिमिलरली अगर ये 50 की स्पीड से चल रहा था, मैंने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर मैंने इसकी स्पीड को 50 से घटाकर 0 कर दिया, तो मैंने इसकी वापस से वेलोसिटी बदल दी। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक सेकेंड ये थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लूँ, ये थोड़ा सा गड़ रहा है। हाँ, तो अब की बार क्या हुआ, अब की बार भाई मैंने जब इस पे फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड को मैंने 50 से 0 कर दिया, यानी कि वापस से एक्सेलरेशन हुआ है। और तीसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरी बार मैंने क्या करा कि भाई ये 50 की स्पीड पे चल रहा था, मैंने इस पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से मैंने इसकी स्पीड को 50 से 100 कर दिया। ये अगेन वापस से एक्सेलरेशन हुआ। चौथी दफ़ा मैंने क्या किया था, मैंने इसकी डायरेक्शन बदला था, फोर्स लगा के डायरेक्शन बदला था। तो जब मैं फोर्स लगाता हूँ दिशा बदलती है तो भी एक्सेलरेशन होता है। तो क्या मैं इन शॉर्ट आपको ये बात बोल सकता हूँ कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ऐसा करने से उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। क्या कभी भी मैं इस बात को ऐसा बोल सकता हूँ, आंसर है जी हाँ, बोल सकता हूँ। और ये बात हमें न्यूटन ने अपने दूसरे नियम से समझाई थी, जिसे हम कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है, सपोज एम, और आप क्या करें, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दें। क्या करें आप, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है एम और आप उसके ऊपर क्या कर दें, फोर्स अप्लाई कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट एम है, मैंने उस पर फोर्स लगाया, तो न्यूटन ने कहा ऐसा करने से उसमें एक्सेलरेशन होगा, उसमें त्वरण पैदा हो जाएगा। और ये जो नियम है इसे हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो क्लियरली ये बात बोल रहा है कि एक्सेलरेशन किसी वस्तु के पास तभी होगा जब उस पे फोर्स है। अगर उस पे फोर्स नहीं है, अगर उसके पास फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। क्लियरली, यानी कि एक्सेलरेशन कब और कब आ सकता है,
एक्सेलरेशन सिर्फ तब आएगा जब आपके पास फोर्स हो, अदरवाइज एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पे नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन को देखने के लिए आप एक चीज़ और देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में कि क्या उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो सवाल था जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, आप मुझे देखें और बताएं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और उस पर किसी प्रकार का कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, तब उसकी दिशा डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तब आपको आंसर मिलेगा कि जी उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए एकदम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि फिर वो अपनी दिशा नहीं बदलेगा। चलेगा तो वो 200 की स्पीड से, बट अपनी दिशा नहीं बदल सकता, तो वो कैसा जाएगा, तो एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में चलने वाला है। बट अगर वो इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो सीधी रेखा में नहीं चल रहा है। ये ऑब्जेक्ट लगातार क्या कर रहा है, अपनी दिशा को बदल रहा है, सीधी रेखा में नहीं चल रहा है। तो अगर उसकी दिशा बदल रही है तो एक बात बहुत साफ है कि उसके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का कोई तो फोर्स काम कर रहा होगा जो उसकी दिशा को बदल रहा होगा। और अगर फोर्स है तो क्लियरली उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, बिना किसी डाउट के हम लोग ये बात को यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये एक हमने क्या करा, एक रिलेशन बना लिया है यहाँ पर तीन चीज़ों के बीच में। ये हमारे पास कोई वस्तु है, उस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई करा, इससे हमें उसमें क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन मिलने वाला है। जबकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में बदलाव। बात करें कि हम जब वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हम किसको कहते हैं, वेलोसिटी हमें दो चीज़ों की जानकारी देता है। एक तो हमें बताता है कि आपकी स्पीड क्या है, एक हमें बताता है आपकी डायरेक्शन क्या है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि स्पीड आपको सिर्फ ये बताता है कि आप किस गति से चल रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी है। उसमें अगर मैं डायरेक्शन को भी ऐड कर देता हूँ तो फिर वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन, मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सब के बीच में मैंने एक आपके लिए एक संबंध बनाकर आपको दे दिया है। अब छोटी छोटी सी बातें मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको लिखूंगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्या कहेंगे, व्हेन वी अप्लाई, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं, देन फोर्स क्या करेगा, विल चेंज इट्स वेलोसिटी, वो उसकी वेलोसिटी को बदल देता है, इट्स वेलोसिटी। एंड change in velocity and rate, rate लगाना जरूरी है, of change in velocity is known as, is known as acceleration। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो सिंपल सा एक रिलेशन हमने डेवलप कर लिया। अब यहाँ पर स्पीड के बारे में हमें पता है, वेलोसिटी के बारे में हमें पता है, एक्सेलरेशन हमने क्लियर कर लिया है। तो और मैं कुछ छोटी बातें बताऊंगा, आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं और फिर चलते हैं आगे। भाई, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया, डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। जहाँ डायरेक्शन नहीं होगी आप उसको स्पीड कहेंगे, जहाँ हम स्पीड में डायरेक्शन भी ऐड कर देते हैं वहाँ पे हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पर कुछ में डायरेक्शन मेंशन होती है और कुछ में डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन होती है और जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हमने एक और नाम दिया है और हम उनको कहते हैं स्केलर, यानी कि अदिश राशियां। और दूसरी तरफ आती हैं वेक्टर, यानी कि सदिश राशियां। स्केलर और वेक्टर, तो आप स्केलर में उनको रखते हैं जिनमें डायरेक्शन बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। वहीं वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो आप एग्जाम्पल में यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं,
जैसे कि मास, जैसे कि टाइम, जैसे कि स्पीड, जैसे कि डिस्टेंस यानी कि दूरी, जैसे कि प्रेशर। प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मैं यहाँ पर इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास अपना डायरेक्शन मेंशन होता है, मगर फिर भी उसको स्केलर ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो वेक्टर के साथ, वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें दिशा होती है, बट दिशा के साथ और कुछ एक कंडीशन होती हैं जो उनको फुलफिल करनी होती हैं वेक्टर में। और वो कंडीशन ये होती है कि वो वेक्टर्स के बाकी सभी नियम को भी फॉलो करें, जैसे कि वेक्टर के एडिशन लॉ। करंट उस नियम को नहीं मानता, इस वजह से वो वेक्टर में नहीं आता, वो स्केलर में आता है, हालांकि इसके पास क्या होता है, अपना डायरेक्शन होता है। वेक्टर्स में आ जाते हैं। वेक्टर में आएंगे, आपके पास डिस्टेंस से बनेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में जब हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तब वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में जब हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है वेलोसिटी। और जो हम पढ़ रहे हैं फोर्स, कौन सी दिशा में लगाया जा रहा है, फोर्स के साथ अपनी डायरेक्शन होगी। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट, और जो हम पढ़ेंगे आज मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी अपनी दिशा होती है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस एग्जाम्पल्स के साथ आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो ये तो बात हो गई हमारी मोटी मोटी कि मैं आपको वापस ले चलता हूँ हमारी पहली वाली स्क्रीन पर जहाँ पर हम थे, यहाँ पर थे। तो हमने फोर्स देख लिया, हमने एक्सेलरेशन भी देख लिया, हमने न्यूटन के पहले नियम की बात कर ली। तो ठीक है, इसको मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी बात कंप्लीट हो चुकी है। न्यूटन का पहला नियम भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हम कहाँ पर थे, हमने फोर्स समझ लिया, हमने एक्सेलरेशन समझ लिया, अब हमारे पास हमारा रह गया है मास। तो मास पर अपना अभी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ऐसे देखें, जब मैंने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं मोशन की, तो मोशन के वक्त हमने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने, फोर्स किस पे लगाया, हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया, मास पे लगाया, कोई भी हो सकता है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से दो चीज़ें हो सकती हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है, या तो वो अपनी स्पीड बदल देता है, या फिर वो ऑब्जेक्ट अपनी क्या कर देता है, डायरेक्शन बदल देता है, दिशा बदल देता है। और अगर आप देखें तो स्पीड और डायरेक्शन से एक चीज़ बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो सीधा सीधा क्या हुआ, फोर्स के लगाने से किसी मास पर सीधा सीधा कहूँ कि भैया स्पीड बदलती है या डायरेक्शन बदलती है, या सीधा सीधा क्या कह सकता हूँ कि वेलोसिटी बदलती है। यही तो है भाई। मैं क्यों अपनी बात को घुमा के बोलूँ कि फोर्स लगाने से किसी की स्पीड बदलती है, क्यों बोलूँ कि भाई फोर्स लगाने से किसी की दिशा बदलती है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से हटाना दूँ, तो इन दोनों को मैं यहाँ से हटाना दूँ, और मेरी सीधी बात क्या हो जाएगी, मेरी सीधी बात ये हो जाएगी भाई, मास की फोर्स जब हम किसी मास पे लगाते हैं तो सीधा सीधा उसका क्या बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है। और वेलोसिटी में बदलाव की दर को, रेट ऑफ चेंज, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो उससे हमने क्या करा है, हमने एक फोर्स की डेफिनेशन बनाई है, वो क्या होती है, फोर्स बराबर एम ए। एक फोर्स क्या है, किसी मास पे लगाया गया जिसकी वजह से क्या हुआ, वेलोसिटी में कोई बदलाव आया। तो आप ऐसे मत समझें, इसको ऐसे समझ लें। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि क्या हुआ,
किसी वेलोसिटी में कोई बदलाव आया, वो बदलाव कितना है, इसको मैं dv बाई dt कहता हूँ। और इसी को हम फाइनली क्या कह देते हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कह देते हैं। तो ये रिलेशन हमने समझ लिया, मैं अब की बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा आगे देखो, तो अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे समझो कि जब हमने किसी चीज़ पे फोर्स लगाया, और वो क्या है, वो मास है, और ऐसा करने से उसमें जो वेलोसिटी होगी उसमें बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे। तो मैंने कहा कि काम करते हैं ना यार, क्यों हम बार बार बात कर रहे हैं मास की, हम क्यों बार बार बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो फोर्स लगाने से वेलोसिटी बदल जाएगी, अच्छा मास तो नहीं बदलेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने कहा जी इन दोनों को हटाओ, और इन दोनों की जगह ना एक ही चीज़ लिख दो, और तुम मास इंटू वेलोसिटी को लिख दो मोमेंटम। सीधा खत्म करो ना, खत्म करो ना। अब तो हम आगे बढ़ेंगे, पीछे थोड़ा जाएंगे, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने एक और नई टर्म बना ली है, वो टर्म क्या है कि भाई मास और वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी को हम सीधे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, हम मोमेंटम लिख देंगे। तो अब की बार मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं ये कहने वाला हूँ कि मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगा, तो वो फोर्स क्या करने वाला है, आपके मोमेंटम को बदल देगा। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब फोर्स लगाने से कभी भी मास तो नहीं बदल सकता, मगर क्या बदल सकता है, आपका वेलोसिटी बदलेगा। और वेलोसिटी बदलेगा तो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट बदल जाएगा, यानी कि मोमेंटम बदल जाएगा। तो मैं सीधा सीधा बात को लंबा चौड़ा नहीं कहने चाहता, मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि फोर्स लगाने से आपकी क्या बदल जाने वाली है, मोमेंटम बदल जाने वाली है। मोमेंटम जिसको हम लोग पी बोलते हैं। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि फोर्स बराबर होता है डी पी अपॉन डी टी। यानी कि जब तक फोर्स मैं आपके ऊपर लगाऊंगा, कितने समय तक लगाया गया है, शॉर्ट चेंज इन टाइम, उतने में आपके मोमेंटम में क्या बदलाव आया, तो मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स अब यहाँ पर किसके बराबर हो गया, डी पी अपॉन डी टी के बराबर हो गया है। तो जो कहानी हमने स्टार्ट करी थी, जो हमने रिलेशन जो बनाना स्टार्ट करा था, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि फोर्स लगाएंगे, फोर्स अगर किसी वस्तु पे लगाया जाएगा तो वो क्या करेगा, किसी वस्तु की दिशा को बदल सकता है, या फिर उसकी स्पीड को बदल सकता है। फिर हमने कहा कि भाई आप स्पीड हटा दो, डायरेक्शन हटा दो, डायरेक्ट आप आ जाओ, उसको वेलोसिटी बोल दो। फिर हमने कहा कि भाई किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो उसकी वेलोसिटी को बदल सकता है। फिर हमने कहा कि यार एक काम करो, मास और वेलोसिटी अलग अलग नहीं, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दो, एक नई टर्म इस्तेमाल कर लो, मोमेंटम। तो मास इंटू वेलोसिटी बन गया मोमेंटम। अब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो फोर्स क्या है, फोर्स किसी के मोमेंटम को बदल देता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम क्या है, मास इनटू जो आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। और ऑफ कोर्स नीचे क्या आना चाहिए, नीचे होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मोमेंटम तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, बट मैं यहाँ पर मैं सिर्फ मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की, इसलिए मुझे नीचे क्या रखना पड़ेगा, टाइम भी रखना पड़ेगा। तो मास वेलोसिटी में क्या बदलाव हुआ है, कितने समय में, तो नीचे टाइम रखूंगा। और इसे क्या कहते हैं, ये होता है दरअसल आपका, एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ। ये क्या होता है, इसे मैं कह सकता हूँ dv अपॉन dt। ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन करा था, अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, dv अपॉन dt कह सकता हूँ। और ये दरअसल क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब आप क्या करें, इस रिलेशन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये थी आज की हमारी सारी मेहनत, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया कंक्लूड। मेरी आज की बात हुई यहाँ पर समाप्त। ये रिलेशन हमने बना लिया है। आप बेसिक सारी बातें हैं, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आती हैं तो आप यकीन मान लें कि हम लोग का जो मोशन है वो करीब 50% से ज़्यादा यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्या रिलेशन बनाया है, फोर्स इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जो बराबर किसके होता है, मास इनटू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो बराबर किसके होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो ये थी आज की हमारी सारी बातचीत।
तो देखो इसमें इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं वो मैं आपको सब समझा चुका हूँ। अब थोड़ा सा समय है कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बोर्ड कर देता हूँ, आप लोग उन क्वेश्चंस को देखें और उन क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्या करूँगा, बाकी जो बचे हुए थोड़े से जो एंगल्स हैं, जो और इन चीज़ों पे कुछ क्लैरिटी लेके आएंगे, वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेंगे। क्वेश्चंस मैंने इसलिए कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग बनाए हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमने डिस्टेंस की बात करी थी, हमने स्केलर की बात करी थी, हमने वेक्टर की बात करी थी। तो एक और चीज़ जो यहाँ पर अभी छूट गई है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पर और बताता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। भाई आपने क्या करा, ए पॉइंट हमारे पास ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये आसान है। तो आप ए पॉइंट से चलते हैं और आप किसी तरीके से बी पे पहुंचते हैं। तो ये जो आपने डिस्टेंस कवर करा ए से बी तक पहुंचने में, हो सकता है ये 10 किलोमीटर हो। तो ये 10 किलोमीटर क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए से बीच की वो दूरी जो आपने पैदल चल के या गाड़ी से कवर करी है। बट अगर मैं पूछता हूँ कि ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच देंगे ए और बी के बीच में, एकदम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ए और बी के बीच में, और ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से ए और बी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम लोग कहेंगे, करीब हो सकता है वो 8 किलोमीटर हो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क होगा। डिस्टेंस की इतनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो उसमें हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हैं। बट हम जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए से बी के बीच में, अब मैं अगर बात करूं टू ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट है 8 किलोमीटर। वहीं अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं और मैं बी टू ए निकालूंगा तो ये अपोजिट हो जाएगा और फिर ये कहलाएगा -8 किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम दिशा मानते हैं तो हम लोग अपनी तरीके से, अपनी सहूलियत से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मान सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम लोग नॉर्थ और साउथ की बात करें तो हो सकता है, अगर जनरली नॉर्थ को पॉजिटिव मानते हैं और साउथ को नेगेटिव मान लेते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग राइट और लेफ्ट की बात करें, राइट यानी कि ईस्ट हो गया, तो ईस्ट को यहाँ पर पॉजिटिव मान लेते हैं और हमारा इधर वेस्ट हो जाएगा, इसको हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, ये आसान सा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखें। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मेरे पास जो है, ये मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ। कह रहा है कि एक कोई एथलीट है और वो एथलीट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस दे रखी है आर। कोई एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस आर है और एक एथलीट है जो इस पर भाग रहा है। और वो क्या करता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एन एथलीट, इससे थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। एन एथलीट कंप्लीट वन revolution of a circular track of radius r in, हाँ ये बंद हो गया, कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। 40 सेकेंड्स, इन 40 सेकेंड्स में उसने एक पूरा चक्कर जो है कंप्लीट कर लिया है सर्कुलर ट्रैक का जिसकी रेडियस आर है। तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं विस्थापन। what will be its displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? Great.
2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 2r, ऑप्शन सी है 2πr, ऑप्शन डी है यहाँ पर 7πr। देखिए क्वेश्चन को और मुझे बताएं। और क्वेश्चन मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक एथलीट है जो इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, भाग रहा है, जिसकी रेडियस यहाँ पर दे रखी है, कितनी है? रेडियस है r। और उसको एक अपना जो रोटेशन को कंप्लीट, एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में जो समय लग रहा है वो 40 सेकेंड्स है। तो कह रहे हैं कि जब इतना समय बीत जाएगा तो उसका इतने समय के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। तो ये आपको क्वेश्चन निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भाई इतने समय में वो कितने रोटेशन कंप्लीट कर चुका होगा। 40 सेकेंड की अगर हम बात करें, 2 मिनट का मतलब हो जाता है आपका 120 + 20, टोटल 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स अगर आप उसको 40 सेकेंड से डिवाइड कर दें तो क्लियरली ये आएगा 3। और यानी कि 3 रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। और 3 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वो 20 सेकेंड और भागेगा। तो 20 सेकेंड का क्या मतलब हो जाता है? सिंपल सिंपल मैं इसको कह सकता हूँ 3.5 रोटेशन कर लेगा, ऐसे समझ लो। 3.5 रोटेशन करेगा। तो अगर वो सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट करा है 3.5, यानी कि 1, 2, 3 और 3.5 वो यहाँ आ जाएगा। यानी कि वो एग्जैक्टली कहाँ होगा? इस वाले पॉइंट पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये हमें बतानी है, r और r। तो इसका आंसर हो जाएगा 2r। कहाँ है? जो आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा 2r। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कोई एक साहब है, एक पर्सन है, और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, और ऐसे में उनका जो फेस है, वो जो फेस है वो इंजन की तरफ है, यानी कि वो ऐसे लोग इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन इस दिशा में जा रही है और वो बैठे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने क्या करा? एक कॉइन को उछाल दिया। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है उन्होंने एक कॉइन को ऐसे उछाल दिया, और ऐसे उछालने के बाद जो वो सिक्का था वो उनके पीछे की तरफ जाके गिरा है। क्लियर है? मैं ट्रेन में बैठा हूँ, सपोज मैं ही हूँ, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मैंने क्या करा है? कॉइन को उछाला है। कह रहे हैं वो जो सिक्का है मेरे पीछे की तरफ जाके बैठा और मैं इस वाली दिशा में, यानी कि आप लोग की तरफ में बढ़ रहा हूँ। तो वहाँ पर 4 उन्होंने वहाँ पे ऑप्शन दिए। ऑप्शन को ध्यान से सुन लें एक बार आप। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि इनमें से आपको बताना है कि सही क्या होगा। जो ट्रेन है वो मूविंग फॉरवर्ड, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऐसे में आपको फिर वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, वो जो ट्रेन है क्या कर रही है? वो आगे की तरफ बढ़ रही है, एंड गेनिंग स्पीड, और उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। एक बात हो गई। या फिर वो क्या कर रही है? मूविंग फॉरवर्ड एंड लूजिंग स्पीड। या फिर वो आगे की तरफ तो बढ़ रही है मगर अपनी स्पीड को लगातार कम कर रही है, लूजिंग स्पीड। सी, तीसरा क्या है? मूविंग फॉरवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, आगे तो जा रही है मगर ऐसे में उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यूनिफॉर्म स्पीड। और उसकी जो स्पीड है वो लगातार कैसी बनी हुई है? एक समान बनी हुई है। जहां पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मूविंग बैकवर्ड, यानी कि वो पीछे की तरफ जा रही है, मूविंग बैकवर्ड एंड विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगेन उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो ये चारों हमारे पास ऑप्शन है। सवाल क्या है कि भाई एक कोई साहब है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में उनकी जो साइड है, जो उनका शक्ल है वो उस तरफ है जिस तरफ ट्रेन जा रही है। ऐसे में उन्होंने सिक्का उछाल दिया, सिक्का उनके पीछे जाके गिरता है। देखो यहाँ पर आपको क्या समझना होगा, यहाँ पर हमें बात करनी होगी न्यूटन के पहले नियम की। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसी समान गति में चलती रहेगी।
ऐसे में अगर मैं अपनी बात करूं और ट्रेन की स्पीड की बात करूं और सिक्के की बात करूं तो तीनों एक ही स्पीड से चल रहे होंगे, तीनों की स्पीड एकदम बराबर ही होगी। ऐसे में अगर मैं सिक्के को ऊपर की तरफ उछाल देता हूं तो सिक्का जो अपनी स्पीड है उसको मेंटेन रखेगा, यानी कि वो ट्रेन के साथ ही मूव करेगा, तो सिक्का जो है पीछे नहीं गिरेगा, सिक्का एग्जैक्टली वहीं गिरेगा जहाँ साहब हैं, क्योंकि ये तीनों लोग एक बराबर गति से चल रहे हैं। बट अगर ट्रेन एक समान गति से नहीं चल रही है और वो उसमें एक्सेलरेशन है, उसमें फोर्स लग रहा है, उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो जैसे ही सिक्के के साथ हमारा संपर्क खत्म होगा उस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और अगर उस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो वो अपनी स्पीड को सेम रखेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, मेंटेन रखेगा। जबकि ट्रेन और जो वहाँ पर कोई पर्सन है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे होंगे, जबकि सिक्का जो होगा वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखेगा, जिस वजह से सिक्का पीछे रह जाएगा और बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका क्लियरली आंसर होगा ए वाला, मूविंग फॉरवर्ड। ट्रेन आगे जा रही है और लगातार क्या कर रही है, स्पीड को गेन कर रही है। ए वाला एकदम राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ये मैं लिख देता हूं, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी of mass 20 kilogram for 10 seconds, of mass 20 kilogram for 10 seconds। ठीक है, पूछा देन चेंज इन इट्स मोमेंटम, देन चेंज इन इट्स मोमेंटम, तो उसके मोमेंटम पे क्या असर होने वाला है, ये आज हमने पढ़ा था। ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, ये आप मुझे करके बताएं। 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और चौथा रहेगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहे हैं चेंज इन इट्स मोमेंटम, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ क्या होगा। चलिए बताइए। कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लगाया जाता है 10 न्यूटन का, जिसका मास दे रखा है 20 किलोग्राम, ऐसा किया गया है 10 सेकेंड तक, तो उसके मोमेंटम में बदलाव क्या होगा। देखो उसको कैसे कर सकते हैं, आसान सा सवाल है। मोमेंटम का क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो मैं कह सकता हूँ फोर्स बराबर डी पी अपॉन डी टी होता है, और इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसको मैं बोल सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे पास यहाँ पर मुझे फोर्स भी पता है, मुझे मास भी पता है, मुझे निकालना है ये चीज़, और ये चीज़ निकालना है तो मुझे इसके लिए और क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ये जानना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैं एक्सेलरेशन को यहाँ से निकालूंगा सबसे पहले। तो देखो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन बराबर कितना होगा, एक्सेलरेशन का मतलब होगा आपका, तो एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फोर्स अपॉन मास लिख दूंगा। जबकि फोर्स यहाँ पर कितना है, फोर्स हमारा 10 न्यूटन, और मास यहाँ पर कितना था, मास था 20 किलोग्राम। तो आप देखो तो ये कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी मुझे चाहिए डीपी कि चेंज इन मोमेंटम कितना है। तो मैं डीपी कैसे निकालूंगा, फोर्स इनटू डी टी। तो फोर्स कितना है,
फोर्स हमें पता है अगेन 10 है, और कितने समय के लिए लगाया गया है, जो dt है, dt की तरह 10 सेकेंड। तो सिंपल कितना आ जा रहा है, ये आपका आ जाता है 100। तो 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100। तो देखा जाए तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन भी जो कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत थी वो नहीं थी, हम डायरेक्ट एक्चुअली क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्ट इसी से निकाल देंगे। तो ये रहा हमारे पास एक सवाल, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल है ये, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। Body is moving with a constant, a body is moving with constant speed। एक कोई बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। किसमें चल रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू, ऐसे में फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करने के लिए नहीं होगी, एक बॉडी है जो एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, इंक्रीज विथ स्पीड। तो इसमें हमें सही आंसर बताना है। फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, इंक्रीज इट्स स्पीड। जहां पर ऑप्शन नंबर बी है, डिक्रीज द मोमेंटम, उसके मोमेंटम को बदलने के लिए, डिक्रीज द मोमेंटम। सी कहता है चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, दिशा को बदलने के लिए। ऑल राइट, कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देख लीजिए, ध्यान से देखें, पढ़े क्वेश्चन को और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहे हैं एक बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और उसकी जो दिशा है वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ऐसे में हमें फोर्स की आवश्यकता नहीं है इनमें से क्या करने के लिए। अब ये मैं आपको बिल्कुल पहले ही जब मैंने क्लास स्टार्ट करा था तभी स्टार्टिंग में बताया था कि फोर्स की आवश्यकता होती है उसकी स्पीड को बदलने के लिए, ये मैंने लिखाया है आपको। फोर्स की ज़रूरत होगी अगर मोमेंटम बदलेगा, तो फोर्स क्या करता है, मोमेंटम को बदलता है, तो कम या ज़्यादा करेगा, यानी कि यहाँ भी फोर्स की ज़रूरत होगी। दिशा बदलनी है तो भी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि क्लियरली हमारे पास आंसर क्लियर हो चुका है, तीनों ही गलत हैं। चौथा आंसर के सही होने के चांसेस 99% तक हैं। कीप इट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसको चलाए रखने के लिए, वो भी उसकी सेम वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पर आ जाता है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम कहता है अगर कोई ऑप्शन का मोशन में है, जिस गति से चल रहा है उसी दिशा में उसी गति से चलता रहेगा, फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। एक और सवाल और करेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। पहला है, अ बॉडी कैन हैव, a body can have zero velocity and still be accelerated, can have zero velocity and still be accelerated, बट उसमें फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा होगा।
B. A body can have constant velocity. A body can have constant body can have constant velocity and still have a varying speed. Still have a varying speed. C. कांस्टेंट स्पीड, स्पीड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग वेलोसिटी, बट वेलोसिटी बदल रही है, एंड वेरिंग वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्शन चेंजेस, उसकी दिशा तो बदलती है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देखें अब इस सवाल को, कह रहे हैं 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो बहुत गौर से पढ़ने की ज़रूरत है इसको। क्या कहता है, कह रहा है कि इनमें से बताएं स्टेटमेंट कौन सा गलत है। बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी, भाई ऐसा में कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाए, शून्य हो जाए, मगर फिर भी उसमें एक्सेलरेशन हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है और उसमें एक्सेलरेशन हो। तो ये स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है गलत है, क्योंकि जैसा भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। तो बट ऐसा नहीं, स्टेटमेंट एकदम सही है। ऐसा संभव है, ऐसा कब संभव है, जब आप क्या करते हैं, जब आप चलो इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज आपने क्या करा, किसी अ, मैं मैं यहाँ कर लेता हूँ। आपने क्या करा कि किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंका, तो किसी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, फिर वो नीचे आके गिरता है, इस तरीके से आसनों करता है, फिर वो नीचे आके गिरता है, तो उस वाले पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। वेलोसिटी उस वक्त एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। या मैं इसको क्या करूँ, एकदम स्ट्रेट ऊपर फेंक दूँ सीधा सीधा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर वापस से नीचे गिरेगा। तो पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे गिरेगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी। मगर हम देखें तो उसके ऊपर लगातार एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स उस पर लगना कभी भी बंद नहीं होगा। तो उस दौरान देखेंगे कि फोर्स तो काम कर रहा है, और अगर उसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप वेलोसिटी के फेर में ना फंसे। आप उस पर ये देखें कि फोर्स काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है, तो फोर्स उस पर कंटिन्यूसली काम करता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स है इसलिए उसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा। यानी कि क्लियरली हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही है। बी क्या कह रहा है, बी कहता है कि बॉडी क्या है ना कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई इसकी वेलोसिटी तो एकदम कांस्टेंट बनी हुई है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, इसकी स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड, बट हो सकता है कि उसकी स्पीड बदल रही हो। ये एक क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। भाई वेलोसिटी की कांस्टेंट बोल रहे हैं मगर कह रहे हैं स्पीड बदल रही है, ऐसा कैसे संभव है। यानी कि स्पीड उसकी कितनी हो जाती है, कभी 50 हो जाती है, कभी 60 हो जाती है, डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी बदलेगी। ये सही नहीं है स्टेटमेंट। कांस्टेंट स्पीड एंड वैरिंग वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी बदल रही हो, ऐसा संभव है। ऐसा इसलिए संभव है कि स्पीड तो उसकी 50 है, बट कभी वो ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है सेम स्पीड से, तो हम क्या कहेंगे कि स्पीड तो सेम है मगर डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है बदल रही होगी। ये तो सही बात है। चौथा पॉइंट क्या लिखा है, डायरेक्शन चेंजेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कह रहे हैं दिशा तो बदल रही है मगर उसके एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो देखो ऐसा पॉसिबल है, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर वेक्टर होने का मतलब ये है कि अगर दिशा बदल रही होगी तो एक्सेलरेशन की भी दिशा बदलनी चाहिए।
मगर जब हम बात करेंगे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड उसका सेम बना रहेगा। तो इस वजह से जो ये डी वाला पॉइंट है ये भी सही हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी मतलब रॉन्ग कर रहा हूँ, मतलब दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर होगा, ये आपका सही ऑप्शन होगा। ये स्टेटमेंट जो है इनमें से गलत लिखा हुआ है। चलिए तो ठीक है, कुछ ये क्वेश्चंस थे मेरे पास आप लोगों के लिए। इसको मैं क्या करता हूँ, यहीं पे कंक्लूड करता हूँ आज की क्लास को, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा। हमने डिस्कस करा था कि फोर्स क्या होता है, हमने डिस्कस करा था कि उसका रिलेशन वेलोसिटी के साथ क्या होता है, एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है। हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, हमने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करा था न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, और मोमेंटम क्या होता है। ये मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बताई हैं। ये मैं आपको बेसिक बेसिक बातें अपने इस क्लास में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बातें बस इतनी ही है, इतनी ही क्वेश्चन है। जब हम लोग रेगुलर अपना क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो ये एक आप इसको समझें कि एक बहुत बेसिक सा था कि फोर्स का रिलेशन जो हमने आज डेवलप करा था मोमेंटम के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, वेलोसिटी के साथ। और कुछ यहाँ पर सवाल देखे थे, इसी प्रकार के जो सवाल हैं हमारे से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें हमसे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। तो अगर मेरा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है फोर्स के ऊपर, मास के ऊपर, एक्सेलरेशन के ऊपर, तो आसानी से मैं सवालों को कर सकता हूँ। तो आज की क्लास को मैं बस यहीं तक रखूँगा। आप लोगों के पेशेंस के लिए, आप लोगों के साथ के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।